दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज 3 को डिस्कस करेंगे और आपको बता दूं कि इससे पहले 2 सेट चैनल पे अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए और सभी वीडियो को देखिए। ये आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। और यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो यहाँ पर इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो 150 हैं और इसका मैक्सिमम मार्क्स है 150 और इसका कट ऑफ रखा गया है 90। ये सभी के लिए है ये कट ऑफ। और जो भी हमारे पेड मेंबर है जिसको ये PDF पहले मिल चुका है तो उसके लिए टाइम अलॉट किया गया था 2 घंटा। यानी कि ये जो PDF है ये आपके बीपीएससी सिलेबस पे आधारित है, पूर्णतः बीपीएससी एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है, जहाँ पे आपको इस PDF में करंट अफेयर्स के भी प्रश्न देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी 150 हैं। तो इस तरह से इसको सेट किया गया है। तो अगर आप भी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं और इस तरह के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम जानकारियाँ दी गई है। आप वहाँ पर जाके इसे एक्सेस कर सकते हैं और जान सकते हैं इसे आप कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी दे दूँ कि केवल 49 रुपये पे करके आप हमारे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर पाएंगे। और इसका प्रत्येक सप्ताह में आपको एक PDF दिया जाएगा, फुल लेंथ PDF होगा टेस्ट सीरीज का, जिसे आप अच्छी तरह से पढ़ के एग्जाम के लिए आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। तो ये केवल 49 रुपये है और ये 66वें बीपीएससी एग्जाम तक के लिए वैलिड होगा। यानी कि 66वें बीपीएससी एग्जाम तक आपको प्रत्येक सप्ताह में एक फुल लेंथ PDF दिया जाएगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आप आते हैं सीधे प्रश्न पे। देखिए आपको बता दूं कि तबीयत मेरा 2 दिनों से नहीं बल्कि 4-5 दिनों से ख़राब है, आपको बताया था मैंने। तो आवाज़ में थोड़ी सी क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिल पा रही होगी, तो इसे इग्नोर कीजिएगा और प्रश्न को देखिए और सभी लोग अपना आंसर मिलान करते जाइए। तो पहला प्रश्न है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संघ क्या कहलाता है? इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संघ कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। अगला प्रश्न है, पंचशील की विशेषता क्या है? तो दूसरे नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रेंडशिप एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस बिटवीन कंट्रीज इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बचेंद्री फॉल किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ नाम है? तो ये जुड़ा हुआ नाम है पर्वतारोहण से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका, तीसरा का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे असत्य कथन जो है वो 2 है। पहला तो है ऑप्शन नंबर सी में और दूसरा जो है वो है ऑप्शन नंबर डी में। इसका चुनाव राष्ट्रपति करता है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। ये दोनों असत्य है। तो इस दोनों के आधार पर हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। और इसके बाद अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? 5वें नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 दिनों तक ये अधिक से अधिक रोक सकती है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो छठा का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा के द्वारा संशोधन लाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है? तो 7वें नंबर प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इन सभी जो भी न्यायालय के यहाँ पे नाम दिया गया है तो इन सभी में एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है वो है गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा गुवाहाटी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को इनमें से कौन सा अधिकार नहीं देता है? भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को इनमें से कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 10वां का बी नंबर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है भारतीय राष्ट्रपति को ये अधिकार। जो किसी भी राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है और राज्यपाल जो होता है किसी भी राज्य में वो राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है। तो इसी के द्वारा यानी कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा 10वां का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
और उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक क्या है? तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था, यहाँ पे हमारा आंसर होगा 1951 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 1951 में लाया गया था। और इसके बाद अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो सिक्किम जो भारत का राज्य बना था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा बना, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। आई थिंक ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 12 का वो हो जाएगा सी, यानी कि 36वें। 1975 में जब 36वां संशोधन हुआ था तो सिक्किम को राज्य बनाया गया था, ये 22वां राज्य बना था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 13 नंबर का आंसर होगा बलवंत राय मेहता। इसका संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से, बलवंत राय मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? आप सभी को पता होगा ये रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 15 का सही हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 16 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। देखिए, तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो जाने के कारण आवाज़ में बहुत गिरावट आ गई है। आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं 3-4 दिन से बुखार से पीड़ित हूँ, ठंडी खांसी सर्दी जुकाम है। तो आज मैं गया था हॉस्पिटल, वहाँ पे कोविड का टेस्ट करवाया, रिपोर्ट नेगेटिव आया। आप लोगों का काफ़ी मैसेज आया था और आप लोग काफ़ी सपोर्ट भी किया मुझे मेंटली, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, मैंने एक पोस्ट में लिखा था कि मैं काफ़ी मतलब बीमार चल रहा हूँ, तो आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाते हुए कई सारे लोगों ने वहाँ पे कमेंट करके मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कहा था। तो इस आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे साथ इस तरह से बने हुए रहे। तो देखिए, आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसे मैनेज करके चलिएगा। और अगला वीडियो से मैं अच्छे तरह से, मतलब हो सकता है मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊँ, दवाई ले रहा हूँ अभी अच्छी तरीके से, तो थोड़ा सा सुधार है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 17 नंबर का जो हमारा आंसर होगा, कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, वो आंसर हो जाएगा हमारा 17 का ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1929 में ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इसका अध्यक्षता किया गया था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी में है 13 अप्रैल 1919, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसके बाद अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम गीत के जो रचयिता हैं वो हमारा आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसके बाद अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का अलग देश होने का नेतृत्व किसने किया था? तो पाकिस्तान को अलग देश बनाने का जो नेतृत्व किया गया था वो बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? कौन से भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? इस प्रश्न का आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा 21 का, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 22वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसका आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। सीन नदी किस नहर से होकर बहती है? किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा पेरिस। सीन नदी पेरिस में बहती है। अगला प्रश्न है, गोभी मरुस्थल किस देश में है? 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा चीन में। गोभी मरुस्थल चीन में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? 25 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा स्वेज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः किस राज्य में बसी है? मुंडा जनजातियां अधिकांशतः किस राज्य में बसी है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि झारखंड में ये बसी है अधिकतर। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान है। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल इस प्रश्न का सही आंसर होगा 27 का ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से टीपू सुल्तान ने कहाँ अपनी राजधानी बनाया था? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर होगा कुषाणों के समय में। कला की गांधार शैली कुषाणों के समय में फली फूली थी। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो संबंधित है इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वृक्षों को बचाने से। 30 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने से संबंधित है। चलिए हम उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, हाँ उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर प्रश्न, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन के लेखक कौन है? 31 नंबर प्रश्न, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन के लेखक कौन है? तो 31 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीरद सी चौधरी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन के ये लेखक हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद दूसरा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो वो भाषा का नाम है तेलुगु। भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 34 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। 34 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद घोष लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं, अरविंद घोष। नेक्स्ट प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त हुई थी? तो 35 नंबर का सही आंसर होगा 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारतीय कार्यक्रम के जनक कहा जाता है, जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एच.जे. भाभा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, एच.जे. भाभा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? वी साराभाई यानी कि विक्रम साराभाई को यह श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है वो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, एक वयस्क हाथी का भार कितना होता है? एक वयस्क हाथी का भार कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 1000 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 1000 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन क्यों प्रसिद्ध है? 40 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन क्यों प्रसिद्ध है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, तो पाश्चराइजेशन प्रक्रिया में क्या होता है? तो दूध को पहले बहुत गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में उसे ठंडा कर लिया जाता है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। दूध को पहले गर्म किया जाता है बहुत तेज और एक निश्चित समय देखकर उसे ठंडा कर लिया जाता है अचानक से, तो यही कहा जाता है पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या है, क्या बताता है? तो 42 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर एम्फीबिया के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा जल और स्थल दोनों में रहने वाले पशु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जल और थल दोनों जगह रहने वाले पशु एम्फीबिया को बताता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप ध्यान दीजिएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड ये समय लेता है।
यहाँ पे कहीं भी इस तरह का नहीं लिखा गया है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 8 मिनट 20 सेकंड के अप्रॉक्स आसपास लेता है। तो अगर आज 8 मिनट 25 सेकंड या 16 सेकंड इस तरह का भी कुछ रहता तो हमारा आंसर वो हो जाता, लेकिन यहाँ पे इस तरह का नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा, आप ध्यान रखिएगा इस तरह के प्रश्न में जहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ई दिख रहा है, देखिए अगर ऑप्शन नंबर ई नहीं रहता तो हमारा आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ई रहने के आधार पे हम यहाँ पे ई को ही लेके चलेंगे, इसी को ज़्यादा रेफरेंस देंगे। आई होप कि आप इसे काफ़ी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? 44 नंबर प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील जो मिश्रण है वो लोहे और क्रोमियम का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, लोहे और क्रोमियम का यह मिश्रण है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? इस प्रश्न का आंसर होगा 45 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप किसके ऊपर से गुजरती है? किसके ऊपर से भाप गुजरने पर कोई प्रक्रिया नहीं होती है? 46 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, एल्युमिनियम। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निकोलस कोपरनिकस क्यों प्रसिद्ध है? तो निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध क्यों है, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के। यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कि ना कि पृथ्वी के। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो 48 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था। ये दिल्ली में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली में है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सऊदी अरब। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत की अगर बात करेगा तो आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, जो भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। और उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? 51 नंबर प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने शलाका है, कितनी तिल्लियां हैं? तो 52 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 तिल्लियां होती है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में। जो बीच में जो चक्र है उसमें, उस चक्र को अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंगी कर क्या है? चुंगी कर क्या है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक नगरीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वस्तु पर लगाया गया कर चुंगी कर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 54 नंबर प्रश्न, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न, निम्न उद्योग में से कौन सा उद्योग वन पर आधारित नहीं है? जो भी उद्योग यहाँ पे दिए गए हैं, तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न उद्योगों में से कौन सा उद्योग वन पर आधारित नहीं है। इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर डी, ये वन पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि तकनीक के विकास पर प्राथमिकता दी गई? किस पंचवर्षीय योजना में कृषि तकनीक के विकास पर प्राथमिकता दी गई थी? 56 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? दो बार यहाँ पे संबंधित लिखा गया है। तो 57 नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा, ग्रैंड स्लैम शब्द जो संबंधित है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, लॉन टेनिस, यानी कि 57 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न है, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो चिकित्सक दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ये 1 जुलाई को मनाया जाता है चिकित्सक दिवस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संगीत की दुनिया में जाकिर हुसैन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ नाम है? तो संगीत की दुनिया में जाकिर हुसैन का जो नाम जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, यही प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है।
तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा 59 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तबला से ये जुड़ा हुआ नाम है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। भारतवर्ष में किन के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर इसे कहा जाता है ध्यानचंद को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रिकेट से जुड़ा हुआ नहीं है? कौन सा स्थान क्रिकेट से जुड़ा हुआ नहीं है? तो 61 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिली लेग। ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजा टोडरमल किसके दरबार में मंत्री थे? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 62 का। राजा टोडरमल किसके दरबार में मंत्री थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर के दरबार में ये मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो लोकसभा के सदस्य के लिए जो कम से कम आयु सीमा निर्धारित की गई है, तो इसका जो आंसर होगा 25 वर्ष हो जाएगा। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है 64 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर अध्यक्ष? 65 नंबर प्रश्न, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस मुख्यमंत्री के समय में घास चारा कांड हुआ था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लालू प्रसाद यादव के समय में ये हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, लालू प्रसाद यादव। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसके पास है? किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या फिर कम करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 67 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद में वित्त विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? 68 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। संसद में वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। 68 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है? तो 69 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुमत खोने पर त्यागपत्र देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की जनसंख्या में विस्फोट का कारण क्या है? 71 नंबर प्रश्न, भारत की जनसंख्या में विस्फोट का कारण क्या है? इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु दर में तीव्र कमी भारत में जनसंख्या विस्फोट का कारण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? 72 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से। 72 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश से अलग होकर राज्य बना है। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। ध्यान दीजिएगा, बिहार की चौदी जो है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किस देश ने परमाणु बम गिराया था? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के द्वारा ये 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था, यानी कि परमाणु हमला किया गया था। अगला प्रश्न है, मैच में वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी आवश्यक हैं? तो मैच में वॉलीबॉल टीम में खिलाड़ी जो आवश्यक होते हैं, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 6 खिलाड़ी इसमें होते हैं। क्रिकेट में 11, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं टीम में। और इसके बाद अगला प्रश्न है, पुरुषों के लिए वॉलीबॉल खेल में जाली या नेट की ऊंचाई कितने मीटर होती है या फिर होनी चाहिए? तो 75 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.43 मीटर। तो यहाँ पे ये मीटर में है, ध्यान दीजिएगा
इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया मीटर। ऊंचाई जो होती है वो कितने मीटर में होनी चाहिए, तो 2.43 मीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक परमाणु की मात्रा किस में प्रदर्शित की जाती है। तो परमाणु की मात्रा जो प्रदर्शित की जाती है वो AMU में किया जाता है, परमाणु मात्रक इकाई में किया जाता है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, KWH किसकी इकाई प्रदर्शित करती है। किलोवाट आवर किसकी इकाई प्रदर्शित करती है। तो 77 नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उपग्रह वह पिंड है जो किस पिंड का परिभ्रमण करता है। उपग्रह वह पिंड है जो किस पिंड का परिभ्रमण करता है। तो 78 नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, उससे बाहरी जो भी पिंड होते हैं उसका परिभ्रमण करता है। तो 78 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह वह पिंड है जो किस पिंड का परिभ्रमण करते हैं। तो उपग्रह से जो भी बाहरी पिंड होते हैं उसका ये परिभ्रमण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर किसी वस्तु की जो गति है उसे अगर 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कितनी गुनी होगी। तो 79 नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 16 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है, 80 नंबर प्रश्न, कुल कितने ग्रह पृथ्वी को घेरे हुए हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कुल कितने ग्रह पृथ्वी को घेरे हुए हैं। मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से समझिए। ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, आप इसे समझ लीजिए, ये मैं गोल बना रहा हूँ इस तरह से। तो ये सूर्य है, तो सूर्य का सबसे निकटवर्ती जो ग्रह है वो है बुध। बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये पृथ्वी को मैं बड़ा करके लिख रहा हूँ। चलिए पहला ये सूर्य है, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखिए 8 ग्रह हो गया। सबसे पहला हमारा आया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुल कितने ग्रह पृथ्वी को घेरे हुए हैं। तो घेरे हुए जो ग्रह है ये 5 ग्रह हैं। जो बाह्य ग्रह है ये हमारा बड़ा करके मैंने ये डायग्राम में लिया है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के जो बाद ये 5 हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। कुल 5 ग्रह है जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे 5 कहीं नहीं दिया गया है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो 81 नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो 81 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य एक तारा है, आप सभी को पता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। तो प्रथम भारतीय उपग्रह को अंतरिक्ष में जब छोड़ा गया था वो सन था, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो सन 1975 था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1975 में ये आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में जो समय लगता है, इसका आंसर जो होगा वो लगभग 500 सेकेंड के आसपास लगता है। तो 83 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 500 सेकेंड। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग लंबाई अधिक होती है। तो तरंग लंबाई की यहाँ पे बात पूछा जा रहा है। तो 84 नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा लाल। लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है, उसकी लंबाई अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है। तो 85 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर एसिटिलीन देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो 86 नंबर प्रश्न का हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्केनाइजेशन कहा जाता है। वल्केनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। और उसके बाद अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड को
पानी में घोलने पर क्या प्राप्त होता है? तो 87 नंबर का जो आंसर होगा, धातु के ऑक्साइड को पानी में घोलने पर ये क्षारीय घोल प्राप्त होता है। 87 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? 88 नंबर प्रश्न का यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधातु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि पानी के साथ साबुन के झाग कठिनाई से निकले तो पानी कैसा होगा? वह पानी कैसा होगा? तो 89 नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कठोर पानी होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, परागकण कहाँ उत्पन्न होते हैं? परागकण कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो ये यहाँ पे 90 का जो सही आंसर होगा वो होगा कुक्षी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा दूसरी पेड़ की शाखाओं पर उगता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑर्किड। कौन सा पौधा दूसरे पेड़ की शाखाओं पर उगता है? आंसर होगा ऑर्किड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मेडागास्कर का कौन सा प्राणी परिमृत है? मेडागास्कर का कौन सा प्राणी परिमृत है? तो यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेमूर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो 93 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी। ये शरीर के जो भी अंग होते हैं ये इसे ऑक्सीजन प्रदान कराता है, आरबीसी के माध्यम से ये होता है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो बिहार के किस रियासत के राजा? ये थे जगदीशपुर के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन प्राकृतिक इकोसिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो 95 का प्रश्न का आंसर हो जाएगा, कौन इनमें से प्राकृतिक इकोसिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो 95 नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा जल जीवालय, जल जीवालय यानी कि एक्वेरियम। तो इसका अगला प्रश्न है, प्याज कोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? प्याज कोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये 16 होती है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? 97 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो 58 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के समय में बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो हर्षवर्धन के समय में बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो 99 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन सा विदेशी आक्रमणकारी था? तो 100 नंबर प्रश्न का यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो 100 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि महमूद गजनवी। ये भारत के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारी था, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी। आपको यहाँ पे बताना है कमेंट करके कि सोमनाथ का मंदिर किस राज्य में पड़ता है, ये कहाँ पर है। अगला प्रश्न है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? 101 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा इंडोनेशिया में बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? 102 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिप्पोक्रेटस को यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पेशवा। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो 104 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 104 का ए हो जाएगा राइट आंसर हो। अगला प्रश्न, रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? 105 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत स्थित है, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद अगला प्रश्न है, उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य की भूमि
इस प्रश्न का जो 106 नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा, उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है जापान को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाबलीपुरम के मंदिर को किसने बनवाया था? तो महाबलीपुरम के मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो पल्लव शासकों के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोरोना किस देश की करेंसी है? तो कोरोना जो करेंसी है वो स्वीडन की करेंसी है। ध्यान रखिएगा, स्वीडन की ये मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। वृंदावन गार्डन कहाँ है? वृंदावन गार्डन कहाँ है? ये मैसूर में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। वृंदावन गार्डन मैसूर में है। 109 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा मैसूर। ओणम किस राज्य का त्योहार है? हालांकि ये फसल से संबंधित त्यौहार है, जो नया फसल होता है उसी से संबंधित ये त्यौहार है, उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ओणम जो त्यौहार है वो किस राज्य का है, किस राज्य में इसे मनाया जाता है? तो यहाँ पर ये संबंधित इसका जो आंसर होगा केरल होगा। ये केरल से संबंधित त्यौहार है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? और किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो इसका जो आंसर होगा 111 का वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयरन की कमी से। आयरन की कमी से रक्तहीनता होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ क्या है? 112 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीरा। निम्न में से हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो 113 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का प्रयोग होता है। गीत सेठी नाम किससे संबंधित है? गीत सेठी जो नाम संबंधित है ये विलियर्ड्स से संबंधित है। या विलियर्ड्स गलती से लिखा गया है, विलियर्ड्स होगा। गीत सेठी विलियर्ड्स से संबंधित नाम है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, एसेज कप का संबंध किस खेल से है? तो 115 नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, एसेज कप क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट से संबंधित ये है। गंधक इनमें से किस में आसानी से घुल जाती है? गंधक इनमें से किस में आसानी से घुल जाती है? इसका आंसर हो जाएगा पानी में। गंधक पानी में आसानी से घुल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है? किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है? इसका राइट आंसर होगा शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 118 का ऑप्शन नंबर बी। कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? तो यहाँ पे 119 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिवॉल्वर। कोल्ट रिवॉल्वर के आविष्कार के लिए विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी का नाम क्या है? 120 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी जो है वो फीमर कहलाती है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू किया है? अब यहाँ से 121 से लेकर 150 तक जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से होंगे। और इसे देखिए और इसे अधिक से अधिक सॉल्व करने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। तो ये अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा भूमिहीन किसानों को फसल ऋण हेतु बलराम योजना शुरू किया है? तो फसल ऋण देने हेतु ये योजना शुरू किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा सरकार के द्वारा ये अभी शुरू किया गया है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 122 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयंत चौधरी को। ये भी हाल ही में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो ये अभी हाल ही में ये मंजूरी जो दिया गया है ये कितने करोड़ रुपए का है? इसका जो आंसर हो जाएगा 123 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए का। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है।
तो यहाँ पर 124 नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप से डिलीट करने का निर्देश दिया है? तो 125 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 89, यानी कि 89 ऐप डिलीट करने का निर्देश दिया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में किस सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, किस शहर में टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने हाल ही में लार के नमूने में मौजूद RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, किस शहर में जो लार के नमूने में मौजूद RNA के वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है 127 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में ये किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? तो 128 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 साल। अब ये 3 साल की अवधि से घटाकर 2 साल किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया था? तो 9 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सड़क का उद्घाटन किया गया था वो कितने सड़क थे? तो 129 नंबर प्रश्न का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 सड़क का उद्घाटन किया गया था। और उसके बाद अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलायंस के साथ समझौता किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करूर वैश्य बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, आयुर्वेद चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं? तो भारत और ये कौन सा देश है? तो भारत और जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 131 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 88 वर्षों के बाद हिमालय की किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है? इस तितली का नाम क्या है? 132 नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोल्डन वर्डविंग तितली। गोल्डन वर्डविंग तितली इसका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं? इस प्रश्न का हमारा जो आंसर होगा 133 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। देखिए यहाँ पे मैं प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने? तो मालदीव और श्रीलंका ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य के पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाला 2 देश बन गया। ये देश है मालदीव और श्रीलंका। आप इसे दोनों को ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? तो 134 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा भारत के साथ समझौता की इच्छा व्यक्त की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? तो ये अभी घोषणा किया गया है 135 का जो सही आंसर होगा वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि चीनी उपकरण व डिवाइस का उपयोग न किया जाए। तो 135 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शोले फिल्म में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है? तो शोले फिल्म में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले जो कॉमेडियन है इसका नाम है जगदीप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है? तो ये नेपाल में। भारत का जितने भी निजी न्यूज चैनल है उसे नेपाल में बैन लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है?
तो 138 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। 138 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की परीक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? तो यहाँ पर 139 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 139 का सी, 4 वर्ष की ये होगी। प्रशिक्षण देने की अवधि जो कोच के लिए होता है वो 4 वर्ष का होगा कोच का। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो 140 नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप ध्यान रखिएगा, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, इसे भी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? 141 नंबर प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को कितने रुपये देने का समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 142 का वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। जो समझौता किया गया है वो 3,023 करोड़ रुपये का समझौता किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा 142 का। उसके बाद 143 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद अधिक आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा? इसका जो 143 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा बहादुर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? 144 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने के लिए आधिकारिक रूप से अमेरिका द्वारा ये घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा 145 का ऑप्शन नंबर सी, ये 34वें स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? 146 का आंसर हो जाएगा हमारा इजनेती श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा इजनेती श्रीनिवास। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। 147 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किए? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में सबसे पहले किस भाषा में समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया? तो 150 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर 150 प्रश्नों में यहाँ पे 150 प्रश्नों का ये सेट समाप्त हुआ और यहाँ पे 150 में आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया है कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया ये भी जरूर लिखिए। अगर इसमें किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं, कोई शिकायत हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए और अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार फिर से बता दूं कि तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाकर पढ़िए और केवल 49 रुपये पे करके हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।